नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली की खेती करके किसान ले बम्पर पैदावार। बरसीम की उन्नत तकनीक से खेती करके पाए अधिक हरा चारा। किसान भाइयों, मूली की खेती कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है। इसका उपयोग कच्चे सलाद के साथ सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। यदि इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो बेहतर पैदावार के साथ भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए आप मूली की उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही है डॉक्टर आराधना कुमारी। मूली एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और इसको मेनली हम लोग सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसे अचार, पराठे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पत्तों की भी सब्जियां बनाई जा सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन यह अधिक तापमान भी सह सकती है। अब हम मूली की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो मूली की कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान भाई लगाते हैं और ये बहुत फायदेमंद है, अच्छी उपज देती है। जैसे कि पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, जैपनीज वाइट, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको लगा के किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी या दोमट बलुई मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी होती है, वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जड़ वाला प्रमुख फसल है, सब्जी है। तो इसलिए इसकी जड़ों को अच्छे से मिट्टी के अंदर जाए और अच्छा पैदावार प्राप्त हो, इसके लिए हमें ये मिट्टी अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले इसकी गहरी जुताई कर देते हैं, उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर कर देते हैं और उसके बाद पाटा लगा देते हैं, ताकि जो मिट्टी होती है वो अच्छे से समतल हो जाए और हमारे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए। पर नत्रजन को 2 भागों में बांट कर डालते हैं। आधा जो डोज होता है वो तो हम जब खेत का प्रिपरेशन करते हैं तब बना देते हैं, और आधी जो नत्रजन का सोर्स है उसको हम 30 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो इसको स्प्लिट डोज में डालने से फ़ायदा किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें लगभग मूली की जो बीज कितने लगाए जाए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बीज कितना आकार क्या है और उसका वेट क्या है। लेकिन ज़्यादातर 5 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की बुआई की जाती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसकी बुआई सितंबर से जनवरी महीने तक करनी चाहिए। बुआई हम या तो कतारों में कर सकते हैं या मेढ़ों पे कर सकते हैं। कतारों में अगर हम बुआई करते हैं तो रो टू रो, मतलब 1 से 2 कतारों के बीच की जो दूरी होती है उसको 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जब पौधा 10 दिन का हो जाता है तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की हो। उसके अलावा जितने पौधे हैं उसको हम निकाल देते हैं। निकालने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है
कि जो पौधों को न्यूट्रिएंट मिलता है या फिर सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये बहुत अच्छे से मिलता है और हमारी जो मूली है उसकी बढ़वार बहुत अच्छे से होती है, तो हमें अच्छा पैदावार होता है। उसके अलावा इसकी खेती मेड़ों पर भी की जाती है, जो कि कतारों के तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें क्या करते हैं कि हम कतार बना देते हैं। कतार से कतार की दूरी तो 30 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन जो मेढ़ बनाए जाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बनाई जाती है। और जब इसमें भी हम जो बीज लगाते हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पे लगाते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि 10 से 12 दिनों के बाद इसमें भी हम पौधे से पौधों की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर लगाएं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा है कि चूंकि ये मेड़ पे ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, तो जड़ों को, मूली के जड़ को अंदर जाने में ज़्यादा फायदा होता है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथिलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें मूली की फसल में जो वीड होते, खरपतवार होते हैं, उसे समय समय पर हटा देना है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो पौधों से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, ताकत की चीज़ें ले लेते हैं और उन्हें नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए उसको समय समय पर हटाना जरूरी है और 15 से 20 दिन के बाद निदाई गुड़ाई कर दे, जो कि फ़ायदेमंद होगा। तो ये मूली की फसल को उपजाना आपके लिए बहुत लाभप्रद है। आपने इसके फ़ायदे को जान ही लिया है, तो किसान भाइयों, आप इसकी वैज्ञानिक खेती करें और अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी अपनाए हुए हैं और इस पशुओं के आहार के लिए हरे चारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे किसान भाई साल भर कई तरह की चारे वाली फसलों की खेती करते हैं और इस समय बरसीम की खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक हरा चारा है, तो इसकी खेती किसान किस तरीके से करें, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर RK तिवारी से। बरसीम और जई, जहाँ तक कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जाड़े या जिसको हम रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण चारे की फसल है। बरसीम जो एक दलहनी चारा है, न केवल पशु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि हमारी जो मृदा है उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने यहाँ उसको कैप्चर करती हैं और उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाती हैं। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खरीद खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। तो बरसीम लगाने के लिए सर्वप्रथम हम ऐसे खेत का चुनाव करें जो मिट्टी दोमट मिट्टी हो और उसमें जल निकासी की उत्तम सुविधा हो, और खेत को अच्छी तरह से जोतने के बाद 2-3 जुताई करने के बाद जो सड़ी हुई गोबर की जो खाद है उसको लगभग 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली हम गोबर की खाद को डाल दें। लेकिन ये ध्यान रहे कि गोबर की खाद जो है वो सड़ी हुई होनी चाहिए। खेत को तैयार करने के बाद जब हम सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला देते हैं, तो उसके बाद जब बीज की बुआई की बात आती है तो उसके पहले हमको प्रजातियों का चुनाव करना होता है। और प्रजातियों के चुनाव के लिए हम बता दें कि आपको मेस्कावी है, बरदान है, उसके अलावा बरसीम लुधियाना 2 है, 1 है, 10 है। ये जो प्रजातियां हैं और तमाम जो प्राइवेट हमारी जो पार्टनर्स हैं उसको लेकर अपने यहाँ उसको हम लगा सकते हैं। बोने का जो समय है हमारा बरसीम का सबसे उपयुक्त समय होता है कि जब तापमान हमारा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि उस समय जब उदित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई कर दें। लगाने के लिए खेत हमने जोत दिया है, उसमें पानी भर दें
और पानी भरने के बाद उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के बाद उसको हम बीज को छींट देते हैं। लाइन से लगाएं तो और अच्छा है, लेकिन चूँकि चारे की फसल है तो हम इसको छींट कर भी लगा सकते हैं। एक मेरा सलाह आप लोगों को यह भी है कि जब हम बरसीम की बुआई जब करते हैं तो साथ ही साथ लगभग 1 एकड़ के लिए 250 से 300 ग्राम या आधा किलो सरसों या राई का भी बीज भी उसमें हम मिला लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है और जो पहली कटाई है हमको वो जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम पोषण मान के अनुसार से भी देखें तो जो सरसों में सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होता है वो हमारे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो पहली कटाई अगर हम समय से करेंगे तो आगे जो हमारी कटाई होगी वो मैक्सिमम उसको हम ले पाएंगे। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। कटाई निश्चित ध्यान रखें कि 5 से 6 कटाई अवश्य करें, क्योंकि जो भी पोषण मान होता है अगर हम अधिक दिनों की जब कटाई करते हैं तो उसका जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है और बाकी जो ऐश है, जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो फाइबर है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कटाई का प्रबंधन अति आवश्यक होता है। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं, बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रायपुर में परसा कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, खदान की अनुमति रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। गरियाबंद दौरे पर पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ला के केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से पीड़ित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में साफ बादल रहने, वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः दक्षिण पूर्व व दक्षिण पश्चिम दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ की बुआई के लिए उचित तापमान और समय है, अतः उन्नतशील किस्मों जैसे DWRV 52, DWRV 92, DWRV 73, DWRV 64, नरेंद्र जौ 1, नरेंद्र जौ 2 व नरेंद्र जौ 3 आदि का चयन कर बीज उपचार कर बुआई करें। आलू की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, अतः उन्नतशील किस्मों जैसे कुफरी बहार, चिपसोना, आनंद आदि का चयन कर बीज की व्यवस्था करें एवं बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। किसानों को चना की फसल लेने के लिए इसकी उन्नत किस्मों जैसे JG 74, विजय, वैभव, JP 14, इंदिरा चना 1, JSC 56 इत्यादि की खेती करने की किसानों को सलाह दी जाती है। बुआई से पहले बीज उपचार करने के लिए जैव एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम
प्रति एकड़ रखें। सरसों की उन्नत किस्मों की बुआई का कार्य करें। एनपीके और सल्फर उर्वरक का प्रयोग करें। इसकी मात्रा 80-40-20-20 के अनुपात से प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और उपयोग से पहले बीज को कवकनाशी मेटालेक्सिन 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भितौरी, जिला भिंड के कृषक सुमेर सिंह ने। ये आंवला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए या क्लोरोथेनेल जो दवा आती है जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है।
यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। आंवले का मृदु सड़न रोग ये दिसंबर से फरवरी के मध्य अधिक देखी जा सकती है। धुएं से भरे काले गोल धब्बे फलों पर 2-3 दिनों में विकसित होते हैं। संक्रमित भाग पर जलसक्ति भूरे रंग का धब्बा बनाता है, जो पूरे फल को करीब 8 दिनों में आच्छादित कर फल के आकार को विकृत कर देता है। ऐसे तो रोग छोटे और परिपक्व फल दोनों को प्रभावित करता है, किंतु परिपक्व फलों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए तोड़ाई उपरांत फलों को डाइफोलेटान 0.15% या कार्बेडाजिम 0.1% घोल से उपचारित करके भंडारित करने से रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद में आता है विल्ट, जिसको कि उकटा भी कहा जाता है। ये फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण होता है। इसमें जो फ्यूजेरियम प्रजाति की जो फफूंद होती है इसका जो जनक है। किसान भाइयों, उकटा रोग नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें या तो जैविक तौर पे नियंत्रण यदि करना है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंदनाशक है, इसको करीब 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में करीब 200 ग्राम इसको डाल के और पौधे के आसपास हमें डाल देना है और गुड़ाई कर देना चाहिए हल्की, और इसके साथ में इसमें पानी लगा दे। जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाते हैं। साथ में इसमें जो फंगस है एक तरीके का, तो ये फंगस उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छा होके ये सॉइल में जाके जो इसके फफूंद है, जो हानिकारक फफूंद है उकटा का, इसको नष्ट करता है। इस तरीके से उकटा से हम बच जाते हैं। इसके साथ में कुछ प्रजातियां हैं जो कि उकटा प्रतिरोधी होती है, उनका हम उपयोग यदि करते हैं खेती में तो उकटा रोग से बच सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।